गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था एसएसटी। क्लास है आज 150 और एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर लेसन है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो करते हैं हम शुरुआत। आज जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सी बातें आप लोगों को बताई गई थी। कितने समय में इसका निर्माण हुआ, इस भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर समाविष्ट किए गए थे, जोड़े गए थे। बहुत से देशों के संविधानों को पढ़ने के बाद में इसका निर्माण किया गया, कितने समय के अंदर इसका निर्माण हुआ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये लिखित संविधान है भारत का। तो हमने भारतीय संविधान के बारे में कल बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी, बहुत सी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पता करा था, जानकारी ली थी। तो आज उसी भारतीय संविधान के बारे में कुछ और भी जानकारी को, यानी कि जो इसके बनने की प्रोसेस थी, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया थी, कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल की जो कुछ बातें हैं मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ कि जैसे कि आपने कल पढ़ा था कि भारतीय संविधान को बनने में जो समय था वो लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोबारा सुन ले, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था इस पूरे भारतीय संविधान का निर्माण करने में। अब हम बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इतना अधिक समय लगा भारतीय संविधान का निर्माण होने में, तो उसके पीछे कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना ही था कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो ये चाहते थे कि भारतीय संविधान में किसी प्रकार की कोई खामियां ना रहे, कमियां ना रहे। तो इसीलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी देशों के अंदर संविधान निर्मित थे, सभी लिखित संविधानों के बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बारे में जो अलग अलग प्रकार के नियम कानून थे उनके बारे में उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन करके जो जो मुख्य बातें उन्हें अच्छी लगी दूसरे देशों के संविधान में, उन सभी को उन्होंने भारतीय संविधान के अंदर समाविष्ट करा, जोड़ा। इसी वजह से इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया। और ये जो भारतीय संविधान के निर्माता के बारे में भी कल हमने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत के अंदर सबसे बड़े विधिवेत्ता थे, कानून के जानकार थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इसलिए उनको भारतीय संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चयनित किए गए थे उस समय, वो इनको ही बनाया गया था, B.R. अम्बेडकर जी को। इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों ही समाविष्ट, दोनों ही चीजों की विशेषता को धारण करने वाला संविधान है। भारत पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंदर आपको बताया था कि जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय इसमें 395 यानी कि 395 आर्टिकल्स, इसके अंदर 8 शेड्यूल्स और 22 इसके पार्ट्स थे, लेकिन डिवीजन थे। लेकिन इस समय एट प्रेजेंट में जो इनकी संख्या है वो बढ़ गई है कि आर्टिकलों की संख्या हो गई है 465। जो इसके शेड्यूल्स थी उनकी भी संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो चुकी है, और जो इसके पार्ट्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन हुए। और साथ में ही यदि भारतीय संविधान में किसी प्रकार के अनुच्छेदों में, नियम कानूनों में समय समय के हिसाब से यदि कोई परिवर्तन जरूरी समझा गया तो भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत उन्हें परिवर्तित भी कर दिया गया। जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत जो 44वां जो संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत हमने 7वें नंबर का 7वां जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, संपत्ति का अधिकार, उसे हम लोगों ने हटा दिया था 1973 के भीतर। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो परिवर्तन थे भारतीय संविधान में समय समय पर आते रहे। अब इसी भारतीय संविधान के बारे में कुछ और भी अन्य तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। तो करते हैं शुरुआत। तो भारत के अंदर आपको कल बताया गया था लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, लोकतंत्र को अपनाया गया है। और लोकतंत्र शब्द की जो सबसे फेमस परिभाषा बताई जाती है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा बताई गई थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये बताया गया था। अब ऐसा क्यों है कि इसे लोकतंत्र भी कहा जाता है, प्रजातंत्र भी कहा जाता है, जनतंत्र भी कहा जाता है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो ये पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया है जनता के लिए होती है, जनता के चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा पूरी प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जाता है,
और जो वो नियम कानून बनाते हैं, जिन कार्यों को वो करते हैं, वो पूरी तरीके से जनता के प्रति ही समर्पित होते हैं। तो इसीलिए इसको हम जनतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, तीनों एक ही शब्द है, कोई अलग शब्द नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। लेकिन लोकतंत्र के विपरीत एक शब्द और भी आता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, बताएंगे। तो देखें वह क्या है। लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता के द्वारा अपने चयनित प्रतिनिधियों को सरकार बनाने के लिए उत्तरदायित्व उनको सौंपा जाता है कि वो सरकार बनाएं और देश के शासन को भली भांति तरीके से चलाएं। लेकिन इसके विपरीत एक जो अन्य प्रकार का शासन रहता है, वह होता है एक अध्यक्षात्मक शासन। इसे एक तंत्र भी कहा जा सकता है। एक तंत्र का मतलब रहता है कि यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो चयनित वो सरकार नहीं बनाते हैं। यहाँ पर जो राजा होगा, जो राजा बनेगा, उसके नियम कानून ही पूरी जनता के ऊपर लागू होंगे। अब यदि वह सही नियम बनाएगा तो जनता के ऊपर लागू होंगे, यदि गलत नियम बनाएगा तो भी जनता पर ही लागू होंगे। लेकिन इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जनता को पूरी तरीके से अपने राजा के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। यदि जनता के भाग में अच्छा राजा आएगा तो उनका प्रशासन बेहतर चलेगा, और यदि कोई खराब राजा यदि आ जाता है तो पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था को ही वह तहस नहस कर देता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, करते हैं शुरुआत। तो देखें कि नेपाल वाज ए मोनार्की। अब हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल जिस समय ये बात की जा रही है, जब भारतीय संविधान का निर्माण चल रहा था, तो उस समय भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, वह एक तंत्र वाला देश था। एक तंत्र मतलब वहां पर राजा का प्रशासन चला करता था, राजा की ही सरकार चला करती थी। राजा ने जो नियम कानून बना दिए वो ही जनता के लिए फाइनल हो जाया करते थे। तो यदि राजा अच्छा होगा तो जनता भी खुश रहेगी, और यदि राजा गलती से खराब निकल आया, यदि जनता के प्रति समर्पित नहीं हुआ, तो पूरी की पूरी जो जनता है, जब तक वह राजा मर नहीं जाता या उसे कोई उसके पद से हटा नहीं देता, तब तक पूरी की पूरी जो जनता है वो उससे बड़ा बुरी तरीके से प्रभावित रहेगी, या बहुत ही उसको टॉर्चर कर देगा वो पूरी अपनी जनता को। तो देखें तो नेपाल एक तंत्र था। एक तंत्र मतलब राजा का शासन था। उसके बाद में ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1990। अब जो नेपाल का पुराना संविधान था, अब हालांकि एक तंत्र तो वहां पे था, लेकिन फिर भी एक संविधान अपनाया गया था, वहां पर फिर भी नियम कानूनों को अपनाया गया था। और ये जो नेपाल का पुराना संविधान था, इसको 1990 के अंदर अपनाया गया था। फिर इसके अंदर जो ये नेपाल का कानून था, इसमें पूरी तरीके से जो भी जनता के ऊपर नियम कानून लागू किए जाते थे, वो राजा के द्वारा निर्मित हुआ करते थे। राजा जैसा चाहता वैसा नियम कायदों कानूनों के अंदर परिवर्तन कर सकता था। लेकिन उसके बाद में जनता ने काफी लंबे समय तक, कई दशकों तक संघर्ष किया, और इस एक तंत्र प्रशासन को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करा, और कई दशकों में जाकर के इस एक तंत्र जो प्रशासन था उसको समाप्त किया। तो किंग ऑफ पावर एंडेड इन 2006। तो काफी लंबे समय के आंदोलन के बाद में सन 2006 के अंदर जो नेपाल के अंदर एक तंत्र चल रहा था, या एक राजा का जो पूरा शासन चल रहा था, राजशाही चल रही थी, वह पूरी प्रशासनिक व्यवस्था 2006 के अंदर समाप्त कर दी गई। क्योंकि 1990 के अंदर जो पुराना संविधान अपनाया गया था नेपाल में, उसके अंदर भी सारी की सारी जो शक्ति थी वह राजा के प्रति ही समर्पित थी। यानी कि सारी की सारी जो शक्तियां थी वो सिर्फ राजा ही काम में ले सकता था, और बाकी किसी को ये अधिकार नहीं था। आगे कहते हैं, अब पुराना जो संविधान था नेपाल का, वह समाप्त कर दिया गया 2006 में। राजा की जो शक्तियां थी उन्हें समाप्त किया गया, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण ये था कि यह जो पुराना संविधान था वह देश के आदर्शों को कभी भी नहीं प्रदर्शित करता था, कभी भी शो नहीं करता था। यानी कि किसी भी देश के जो आदर्श होते हैं उनको दिखाने का काम नहीं करता था, उनको प्रदर्शित नहीं करा करता था। इसलिए पुराना संविधान जो है वह समाप्त कर दिया गया। आगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, वह कब स्वीकार किया गया, कब उसे अपनाया करा गया? तो नेपाल का जो नया संविधान था वह सन 2015 यानी कि 2015 के भीतर एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया।
आगे। और इस नए संविधान का जो मेन पर्पज था, मेन उद्देश्य था, वह था पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो नया संविधान का निर्माण किया गया उसका मेन कारण क्या था, टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, के देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करना, यह इस संविधान का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि जो नया संविधान बनाया गया इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि देश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगी, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कैसे कैसे इसमें प्रशासनिक काम किए जाएंगे, इसी चीज को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से 2015 के अंदर नेपाल में एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो बात हुई हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो एक बात आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भारतीय संविधान की प्रक्रिया थी वो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध होने की ऐसे स्थिति हो गई थी कि उस समय 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो उसके अंदर भी अंग्रेज लोगों को ये स्पष्ट हो गया था, उनको नजर आने लग गया था कि अब हमारी दाल ज़्यादा दिनों यहाँ गलने वाली नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भी छोड़ करके भागने के बारे में और भारत को छोड़ने के बारे में सोचा था। यहाँ के प्रशासनिक शक्ति को और यहाँ के पूरी की पूरी शासन व्यवस्था को भारतीय लोगों को सौंपने के बारे में सोचा था। इसलिए जो यहाँ का संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो देश के आज़ाद होने से पहले शुरू कर दी गई थी। तो द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण अब कैसे हुआ, तो जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो उससे कुछ समय पूर्व एन असेंबली मेड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ चयनित सदस्यों की एक सभा का गठन किया गया। क्या मकसद था इस सभा का गठन किए जाने का, इसका मकसद था, इसका उद्देश्य था सबसे बड़ा कि इन लोगों को चयन किया गया था देश के संविधान का निर्माण करने के लिए या देश के संविधान के निर्माण के प्रारूप को तैयार करने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसे क्या कहा गया था, संविधान निर्मात्री सभा कहा गया था। यानी कि जिन चयनित प्रतिनिधियों को इस सभा में इकट्ठा किया गया तो वो सारे के सारे सदस्यों को या उन सभी चयनित सदस्यों की जो असेंबली थी उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम दिया गया, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा कहा गया। इसमें का जो इलेक्शंस था, जो इस संविधान निर्मात्री सभा के जो इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, कौन से वर्ष में हुए, कब हुए, तो वो हुए थे जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 के भीतर इस संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव हुए, फिर उसमें चयनित प्रतिनिधियों को इस संविधान निर्मात्री सभा के भीतर शामिल किया गया और उनको देश का, भारत जैसे बड़े देश का महत्वपूर्ण संविधान का निर्माण करने के लिए उनको उत्तरदायित्व प्रदान किया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। अब इस संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग जो थी, कब आयोजित की गई, तो यह आयोजित की गई दिसंबर 1946 में। तो दिसंबर 1946 के यहाँ पर इसके जो इलेक्शंस थे संविधान निर्मात्री सभा के वो हुए थे जुलाई 1946 में, लेकिन जो इस संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली बैठक थी वह आयोजित की गई दिसंबर 1946 के भीतर। अब इसके बाद में इन असेंबली, अब जो ये संविधान निर्मात्री सभा बनी थी, इस संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन किया गया तो इसके भीतर टोटल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 299। तो 299 सदस्यों को इस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर शामिल किया गया। अब ये जो 299 संविधान निर्मात्री सभा के भीतर सदस्य थे, तो उस समय इस बात का बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा गया कि भारत में या भारत देश के पूरे क्षेत्र के अंदर शामिल होने वाले जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उस समय की, जितने भी प्रदेश थे, जितने भी राज्य थे, जितने भी क्षेत्र थे और जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, सभी को इस पार्टी के अंदर, इस समिति के अंदर शामिल किया गया ताकि कोई भी विशेष समुदाय का या वर्ग का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, कोई स्टेट का कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति छूटने ना पाए। और उनकी बात को रखने के लिए उन्होंने लगभग पूरे भारत के हर क्षेत्र में से 1-2 सदस्यों का जरूर चयन करा इस संविधान निर्मात्री सभा में। यानी कि इस सभा का निर्माण में हर
क्षेत्र का ध्यान विशेष रूप से रखा गया कि किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो जाए। इस वजह से तो 299 मेंबर्स को इस संविधान निर्मात्री सभा के भीतर शामिल किया गया। आगे इसके जो प्रेसिडेंट थे, इस संविधान निर्मात्री सभा के जो प्रेसिडेंट थे या संविधान प्रारूप समिति के जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो प्रारूप समिति, दो बातें ध्यान रखें, संविधान निर्मात्री सभा का नाम यदि आएगा तो उसके अध्यक्ष पूछ रहा है तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यदि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है तो उसके नाम अलग है और उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? तो वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे अभी जैसा कि हमने कहा कि 299 सदस्यों का चयन इस संविधान निर्मात्री सभा में किया गया, तो इनमें शामिल इन 299 सदस्यों को चयन करने के पीछे ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी गई कि मेंबर्स आर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी, के सभी राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सदस्यों को इनमें शामिल किया गया। रीजन, सभी प्रदेशों से रिलेटेड लोगों को इसमें शामिल किया गया। कम्युनिटी, सभी समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब इन सारे के सारे चयनित प्रतिनिधियों को चयन कर लिया गया, संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण कर लिया गया, सभी 299 सदस्यों का चयन हो गया, तो उसके बाद में ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 299 सदस्यों के द्वारा लगभग 3 वर्ष के समय में, 3 वर्ष पूरा नहीं था, ये ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय में जो ये संविधान निर्माण का कार्य था ये लगभग पूरा हो पाया। और 299 सदस्यों के द्वारा प्रत्येक शब्द के ऊपर, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा ने जो भी संविधान का निर्माण करा उसके प्रारूप के प्रत्येक शब्द पर बड़े गौर से उसको जांचा पड़ताल किया और अच्छी तरीके से उसके जांच मूल्यांकन करने के बाद इस संविधान प्रारूप को एडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया। और वो स्वीकृत कब किया गया था? तो उसकी तारीख थी, इसको एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये बात हमने कल भी बताई थी कि 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान, भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। यानी कि ये जो 26 नवंबर की तिथि है, ध्यान रखना है, इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि संविधान निर्माण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, तो वो इसीलिए मनाया जाता है। अब ये जो 26 तारीख थी, इस 26 तारीख को रखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 26 जनवरी को हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब ये 26 तारीख रखे जाने के पीछे एक बहुत बड़ा विशेष कारण था कि 26 तारीख को क्यों रखा गया, क्या कारण था? इसका रीजन ये था कि जो हमारे देश की सबसे बड़ी, अब सबसे पहली बात तो हम ये कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू कब किया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ देखिए तारीख दोनों की सेम है, यहाँ 26 नवंबर है, यहाँ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये 26 तारीख का क्या रोल था, 26 तारीख को क्यों रखा गया ऐसा? इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसने एक संकल्प को स्वीकार करा था, यानी कि एक प्रस्ताव रखा था, किस चीज का? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का। यानी कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, उसने पूर्ण स्वराज की एक डिमांड रखी थी, प्रस्ताव रखा था। तो उस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो रखा गया था वह 26 तारीख को ही रखा गया था। इस कारण से 26 तारीख का बड़ा महत्व है इतिहास में। आगे इसीलिए इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। अब पूर्ण स्वराज की इन्होंने डिमांड रखी थी कांग्रेस ने। अभी पूर्ण स्वराज क्या चीज है? पूर्ण स्वराज का मतलब है कि भारत देश जब आजाद हो जाए तो किसी भी प्रकार की भारतीय प्रशासनिक गतिविधि के अंदर अंग्रेजों के लोगों का या अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहे। टोटली भारत के ऊपर पूरी तरीके से भारतीय लोगों का ही आधिपत्य रहे, या भारतीय लोगों के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी रहे। तो यही सबसे बड़ा प्रस्ताव रखा गया था। और साथ में कांग्रेस ने एक चीज ये भी रखी
या एक बात उन्होंने ये भी सोची कि भारत के अंदर, भारत आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन उससे पहले ही उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में सोचा था, और वो मनाया जाने वाला था 26 जनवरी 1930 को। लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस तारीख को फिर भी याद रखा गया इसी कारण से, इस 26 जनवरी की डेट के कारण ही। यानी कि पहली बार कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, लेकिन ये हमारा देश उस समय आजाद नहीं हुआ था। इसी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे जा करके जो हमारे देश का रिपब्लिक डे है, आज वर्तमान में हम सभी जानते हैं, इस डेट की वजह से ही 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ये आज के जो संविधान था, भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक था, उसके बारे में अभी हमने बताया। और दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ बातें। सबसे पहली बात, चयनित प्रतिनिधियों की एक असेंबली बनाई गई, कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसे कहा गया, संविधान निर्मात्री सभा। उसके अंदर चयन इलेक्शंस करवाए गए। जुलाई 1946 के अंदर पहली मीटिंग जो थी दिसंबर 1946 के अंदर हुई। जो असेंबली थी उसमें टोटल 299 मेंबर थे। प्रेसिडेंट जो थे इसके संविधान निर्मात्री सभा के, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंत में जो हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंदर निर्माण हुआ प्रारूप, उसके प्रत्येक शब्द को पढ़ने के बाद में इसको स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसे फाइनल रूप से भारतीय संविधान को स्वीकृत किए जाने के बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में क्या कारण था कि 26 तारीख को फिक्स किया गया भारतीय रिपब्लिक डे मनाए जाने के लिए? तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा था इस तारीख को, और साथ में 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में, जबकि भारत आजाद नहीं होता लेकिन संपूर्ण भारत के भीतर स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में कांग्रेस ने घोषणा की थी। और इसी 26 तारीख को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत के अंदर जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो वो 26 तारीख को ही ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ, और उसी दिन हमारे देश को एक गणतंत्र का दर्जा दिया गया, गणराज्य का दर्जा दिया गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से रिलेटेड जो अगला वीडियो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को हम कल अध्ययन करेंगे, कल पढ़ेंगे इसे। तो बाकी थैंक यू।